तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना इस्लामिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सर ब्रजेश सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है जबरदस्त जो है कि टॉपिक 9th का पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। आज उसका जो है साइंस का, विज्ञान का जो है कि वो पहला चैप्टर है, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो उसको ध्यान से हम समझेंगे कैसे ये पहला जो है कि चैप्टर साइंस का, और उसको जो है कि बहुत पहले इस वीडियो में केवल एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है कि आपको एक समझाते चलेंगे, फिर बाद में 3D मॉडल के माध्यम से भी आपको मेरे प्यारे बच्चों इसको समझाते हम चलेंगे। तो बहुत बेस्ट जो है आपका होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं पहला वाला लेसन जो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका, और आपका जो है कि वंदना लर्निंग क्लासेस में आपका सब स्वागत है। कहते हैं कि जैसा चाहो वैसा पाओ, अपने सपने साकार बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से यहाँ पे मिलता है, बस आपको मेहनत करना होगा, हमारी गाइडेंस रहेगी और आप जो है कि 100% जो है कि आपका रिजल्ट बेस्ट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। ये मेरे प्यारे बच्चों पहला लेसन हमारे आसपास के पदार्थ हैं। हम अपने आसपास के पदार्थ बहुत मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, लेकिन वो आसपास के पदार्थ होते क्या हैं उनको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है 9th का लेसन है, हमारा पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर जो हमारे केमिस्ट्री से है, हमारे रसायन विज्ञान से है कि हमारे आसपास से कौन से पदार्थ होते हैं। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास में जो पाए जाने वाली सभी चीजें होती हैं वो जो है कि किस प्रकार से बनी होती, कैसी होती हैं, कौन सा जो है किस पदार्थ से बना होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहते हैं ना कि हिम्मतें जो है कि आप हिम्मत यदि करते हैं, आपके पास जो है क्या बोलते जुनून, जोश और जुनून एकदम होना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जोश जुनून के साथ आप पढ़ते हैं तो फिर समझिए कि हर एक चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको जोश और जुनून के साथ फिर स्टार्ट हम करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। कहते हैं ना कि आसपास के पदार्थ के बारे में हम जो क्या आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं कि रोने से तकदीर नहीं बदलती है। ठीक है ना, वो एक शेर है कि रोने से तकदीर नहीं बदलती है, वक्त से पहले रात नहीं ढलती है। रोने से तकदीर नहीं बदलती है, वक्त से पहले रात नहीं ढलती है। कामयाबी मिलती है आंसू मगर कामयाबी सड़कों पर गिरी नहीं मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कामयाबी सड़कों पर गिरी नहीं मिलती है। कामयाब होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो आइए हम आपको जो है कि एक इजी कंसेप्ट के साथ केवल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, फिर इसके बाद 3D मॉडल के अकॉर्डिंग भी आपको जो है कि यहाँ पे शुरुआत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कि आपका जो क्लास होने वाला है तो ये जबरदस्त बेस्ट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। हमारे आसपास पाए जाने वाले कौन से पदार्थ होते हैं, ये जो है कि आपका ये विषय विज्ञान है, विज्ञान पाठ 1 है, कक्षा 9 का। तो मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त ये भाग हमारा है, भाग 1 और भाग 2 में है। ये एक भाग ये भाग 1 और भाग 2 में आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पर कक्षा 9वीं में है, विषय विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ भाग 1 और भाग 2 में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, यहाँ पर जो देखते हैं कि किस तरह से जो है कि हमारे विज्ञान के यहाँ पर जो है कि, और आपको जो है कि हमारे चैनल पर जो है कि यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल पर जाके भी कि उसको आप जो है कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल में भी जाके मेरे प्यारे बच्चों उसको आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि पदार्थ है क्या। ठीक है, पदार्थ है क्या आपको जो है कि हमारे फेसबुक चैनल पे भी जो है कि वंदना लर्निंग क्लासेस आप ढूंढते हैं तब भी मिलता है। फिर इसके बाद जो है कि आपका इंस्टाग्राम चैनल पे भी है, इंस्टाग्राम चैनल पे वंदना लर्निंग क्लासेस है, पांडे सर 3 के नाम से है मेरे प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। मीन्स जहाँ पे ये जो जहाँ पे मतलब जो हमारी ये है क्या बोलते हैं मल्टीमीडिया सेक्शन है, वहाँ पर सारी चीज़ आपको अवेलेबल है। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि पदार्थ है क्या। पदार्थ के बारे में देखते हैं। पदार्थ को मैटर कहते हैं। पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे मैटर। ये क्या है? मैटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ये मैटर होता है। ठीक है, ये मैटर है। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं पहले पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त ये पॉइंट है आपका, पदार्थ ये मैटर जिसको कहते हैं। तो पदार्थ करे कुछ ऐसा भी, करे कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो। यहाँ पे आपको पूरी तरह से डेफिनेशन आपको फ्री मैंने थोड़ा सा साइड होकर आपको दे दे रहा हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो करें कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो। स्थान घेरने का मतलब जैसे कुर्सी है, मेज है, जहाँ पर रखेंगे वो स्थान घेरेगा। ठीक है ना, आपकी किताबें हैं, किताब भी रख दीजिए, आपका स्थान घेरेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जिसमें द्रव्यमान होता है,
जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, भार बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान शब्दों में इसको देखा जाए तो बहुत अच्छा रेफरेंस है कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, ठीक है ना, और जिसमें भार होता है, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब है, किताब यदि हम मेज पे रख देते हैं तो स्थान घेरता है। किताब, वही किताब आप अपने घर के मेज पे भी रखते हो तब भी उतना ही स्थान घेरता है। वही किताब यदि आप अपने स्कूल के टेबल पे रखते हो तो उतना ही स्थान घेरता है। और वही किताब का वजन यदि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, तो उस किताब का वजन यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, तो आपके घर पे भी उतना रहेगा। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता है, अगर कुछ ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है या भार होता है, बस उसी को हम पदार्थ कहते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट इसका है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदार्थ कैसे बना होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पदार्थ कैसे बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, लेकिन आपका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक में पदार्थ तक कहलाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है ना, बहुत आसान और बहुत आसान शब्दों में जो है कि आपको ये जो है कि डेफिनेशन हम बता रहे हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे किताब है, पेन है, तारे है, सूर्य है, हवा, पानी, ये सारी चीजें जो होती है ये क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। क्या बच्चों मेरे मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास, जो हमारे परिवेश में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं, सभी पदार्थ हैं। जितनी भी चीजें हैं सभी पदार्थ हैं। आप कह सकते हैं क्या सर हम लोग भी पदार्थ, हम लोग भी पदार्थ है। कहते हैं कि हमारा जो शरीर बना है पंचरत्न से बना है। ठीक है ना, चित जल पावक गगन समीरा पंचरत्न यह अधम शरीरा, ये शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 जो है कि अधम 5 रत्न से हुआ है। जैसे हवा पानी जल, ठीक है ना, हवा पानी जल है, ये आकाश से, इससे सब निर्माण हुआ है। ठीक, तो कहने का मतलब ये भी सब पदार्थ है। लेकिन कुछ चीजें होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम कहते हैं कि हमारी सोच, जैसे हम ये करते हैं, कोई बातें सोचते हैं, ठीक है ना, भावनाएं हमारी, ठीक है ना, तो ये पदार्थ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आइए यहाँ पर देखते हैं कणों के गुणधर्म क्या होते हैं। कण तो है छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है, तो वो कण होता क्या है, कण के बारे में पढ़ेंगे। तो कणों के गुणधर्म हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। जैसे पदार्थ है ना, इनके बीच में ये रिक्त स्थान नहीं होगा, इनके बीच में रिक्त स्थान मतलब खाली जगह नहीं होता है। ठीक है ना, एक मिनट यहाँ पर दिया है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। सॉरी, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इनके बीच देखेंगे तो इनके बीच रिक्त स्थान रहेगा। किसी पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, इनके बीच में रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील का मतलब वो चलते फिरते रहते, रुकते नहीं है, वो इधर उधर मूवमेंट करते रहेंगे। तीसरा आपका पॉइंट मेरे में, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित और खींचते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना, पदार्थ के कण बीच का रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, ये याद रखिएगा, ये गुण होता है। ये बहुत आसान शब्दों में, आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के, ठीक है ना, पदार्थ के कणों के गुणधर्म हो गया, पदार्थ होता क्या है उसको भी आपने समझ लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि पदार्थ के सारे नियमों को हम समझ, यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर करा कि कणों के गुणधर्म में पहला हमने पॉइंट का पढ़ा था, कणों के गुणधर्म में। तो पहले कणों के गुणधर्म में हमने पहले पॉइंट मेरे बच्चे पढ़े थे। यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो उसके बारे में समझते हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तो क्या होता है। पदार्थ के कणों के बीच में जब रिक्त स्थान होता है तो क्या होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया कि सबसे कम ठोस में होता है। सबसे जो है कि रिक्त स्थान जो होता है, जो ये रिक्त स्थान होगा ये ठोस में होगा। रिक्त स्थान जो होता है, रिक्त स्थान जो होता है कम जब ठोस में होता है। ठीक है ना, सबसे कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस में होता है, कम होगा। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, ठोस से अधिक द्रव में होता है। जो रिक्त स्थान होता है, यही रिक्त स्थान किसमें होता है, ये ध्यान रखिएगा, द्रव में होता है। सबसे कम मतलब सबसे कम जो है कि सबसे कम जो ठोस में होता है उससे अधिक द्रव में होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ठोस से अधिक द्रव में होता है,
याद रखिएगा। जो कर रहे कि यहाँ पर दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो ठोस से अधिक किसमें होता है, द्रव में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद तीसरे में जो दिया है, जो ये बीच का रिक्त स्थान जो होता है, रिक्त स्थान, ये सबसे अधिक गैस में होती है। बस सिंपल समझिए, बहुत आसान शब्दों में है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, सबसे जो कम होता है ठोस में होता है और उससे थोड़ा सा अधिक द्रव में होता है, और सबसे अधिक जो किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक क्या होता है, गैस में होता है। हम इसको यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि ये जैसे ठोस पदार्थ है, यहाँ पर ठोस हम लिख दें, ठीक है ना, ठोस में होता है। फिर इसके बाद अधिक जो होता है यहाँ पर गैस में होगा, थोड़ा सा अधिक गैस में होगा, और सबसे अधिक किस में होता है, सॉरी ये इसके बाद द्रव में होता है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर जो है कि अपना द्रव में होता है, द्रव में, ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर गैस में होता है, ये याद रखिए। अब क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, ठोस में थोड़ा कम होता है, फिर द्रव में थोड़ा सा हो जाता है, फिर इसके बाद गैस में होता है, फिर किस में होता है, गैस में। ये द्रव थोड़ा सा ये सही से नहीं लिखा गया है, गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ये द्रव हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, द्रव में, मतलब थोड़ा सा जो है कि ये क्या होता है, सबसे कम जो ठोस में होता है, फिर थोड़ा सा अधिक जो है कि द्रव में होता है, और फिर द्रव से ज्यादा अधिक किसमें होता है, गैस में होता है। तो ये मेरे पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है शब्दों में कि ये जो है कि ये गुण होता है कणों के बीच रिक्त स्थान का। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या होता है इसमें मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी में जो है कि कम टाइम है, इसको जल्दी में कवर करना है, ठीक है ना, आपको बस समझते हैं, वहां चलते जाना है, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट उसका क्या था, उसका दूसरा पॉइंट था जो हम पढ़े थे कणों के गुण में। दूसरा पॉइंट ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपको ये थोड़ा सा यहाँ जगह दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, स्पेस दे देते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है मेरे प्यारे, जो गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति भी क्या होती है, तेज होती है, याद रखिएगा। जब तापमान बढ़ाते हैं तो कण की गति क्या हो जाती है, तेज होती है, ठीक है ना। और यही जो गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। बहुत अच्छा इसका नियम बताया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है कि अच्छा डिफिनेशन करा है कि पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, जो किसी समय जब उसको हीट करते, जैसे पानी ले लें, पानी लेके हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर देखिए उबाल आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाता है। जो उसके कण होते हैं उसमें उनका मूवमेंट तेज हो जाता है। तो इस तरह तापमान जब बढ़ाते हैं उसका, तो कण की गति ऊर्जा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और यही गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, ठीक ना। बस यही बताना है कि जब हम क्या करते हैं पदार्थ के कणों को, या हम ऐसा करते हैं कि जब हम किसी चीज को जब गर्म करते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना, पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा आती है, और जब तापमान बढ़ाते हैं तो वही कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो तेज हो जाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये याद रखिए। अब कणों की गति के बारे में इसमें समझ लेते हैं। इसमें कणों की गति क्या होती है, ठीक है ना, इसमें पदार्थ के कण जब निरंतर गतिशील होते हैं तो उस समय क्या होता है, तो याद रखिएगा सबसे कम ठोस में होता है, सबसे कम कहाँ होता है, ठोस में होता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कि द्रव में मध्यम होती है, मध्यम मतलब उससे, ठीक है ना, उससे द्रव में मध्यम होती है, कम होती है। सबसे कम ठोस में होती है, द्रव में मध्यम होती है, ना तो ज्यादा ना तो कम, और सबसे जो है कि अधिक अपना गैस में होती है। सबसे अधिक क्या होती है, गैस में होती है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे कम ठोस में होती है, इसके बाद द्रव में मध्यम होती है, और फिर सबसे अधिक गैस में होती है। तो इसका भी हम देखें, उसका भी देखें तो कम से यहाँ पर ठोस का हम लिख देते हैं, यहाँ पर ठोस लिख दें, और इसके बाद यहाँ पर द्रव लिख दें, द्रव लिख दें, और यहाँ पर हम गैस लिख दें। तो याद रखिएगा कि इसका कैसे संरचना बनेगी, तो सबसे कम ठोस में होती है तो ठोस का सबसे कम कर देंगे, ठीक है ना। द्रव में उससे थोड़ा सा क्या होती है, मध्यम होती है, और सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में होती है, ठीक है ना। ठोस में थोड़ा कम, इसमें जो है कि उससे मध्यम होती है। इन दोनों से मतलब द्रव में होती है ना तो ज्यादा होती है ना तो कम होती है, द्रव में ना तो ज्यादा होती है ना तो कम होती है, मध्यम होती है। तो ये इसका भी इस तरह से मैपिंग बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लगभग जो है कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ हम चलते हैं इसको समझते हुए, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट तीसरा इसका होगा जो हमने इसमें पढ़ा था। आइए इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आइए समझते हैं इसको, ठीक है ना। कह रहा है कि कणों के गुणधर्म में तीसरा पॉइंट हम पढ़े थे, उसमें कणों के गुणधर्म में हम तीसरा पॉइंट पढ़े थे। आपको ये पॉइंट मैं दे देता हूँ,
यहाँ पर आपको जो है कि लिखने के लिए एक पॉइंट हम बताते रहे, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा आराम से, आप समझ सकते हैं। और आइए समझते हैं फिर, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं, पॉज करके इसको, इस वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। करें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपने तरफ। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पास में रखते हैं किसी वस्तु को, ठीक है ना, पदार्थ के कण, तो आपस में जैसे करने का मतलब जैसे आटे हैं, आटे को आप मिलाकर गूंथते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यदि आकर्षित नहीं करते तो पानी उसमें मिला दे तो फैल जाते, तो पानी को ऊपर तैरने लगते, एक दूसरे से चिपकते नहीं। लेकिन पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए जब आटे में पानी मिलाते हैं और उसको एक बार दो बार राउंड मारते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तो आकर्षित नहीं करते तो चिपकता नहीं, छोड़ देता, ठीक है ना, छोड़ देता, वो पकड़ता नहीं। लेकिन आइए यहीं पे हम देखते हैं, कह रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बल की स्थिति क्या होती है। कणों के बीच आकर्षण बल की स्थिति क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कणों के बीच जो है आकर्षण की स्थिति क्या है, आकर्षण बल कैसा लगता है, ठीक है, इसके बारे में समझ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि सबसे अधिक ठोस में होता है जो आकर्षण बल होता है ना, आकर्षण बल, ये क्या होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है मध्यम द्रव में होता है। मध्यम द्रव मतलब ये ठोस से कम होता है द्रव में, ओके। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम गैस में होती है, सबसे कम गैस में होती है आकर्षण बल। इसमें आकर्षण बल की बात किया है, ठीक है ना। ठोस हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठोस हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद द्रव लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर गैस लिख देते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या, अधिक ठोस में होता है तो अधिक ठोस में होगा। उसके बाद मध्यम द्रव में होता है तो मध्यम द्रव में होता है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे कम किस में होती है, कम। यहाँ पर जो है कि कम जो है कि सबसे कम इसमें होती है, ठीक है ना। ये ऐसे उल्टा, इसका डायरेक्शन ऐसे चलते जाता है, ठीक है ना। इसमें अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन किधर चलता जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे पानी में यदि हम मान लीजिए कि पानी के अंदर हम देखते हैं कि जो यदि टैप बंद होता है, नल बंद होता है, तो ये हम कह रहे हैं कि जब ये पानी यहाँ से जो है ऐसे पानी जब प्रेशर में खोलते हैं तो पानी ये झटके से एकदम फव्वारा साइड आता है। लेकिन यदि यही हम देखें कि इसको कुछ देर तक बंद रखें, हाँ, हल्का सा जब पानी रिसता है तो वो इकट्ठा होकर एक बूंद बन जाता है। एक क्या हो जाता है, बूंद बन जाता है। जब यहाँ पे बूंद बनता है, यहाँ पर ये बूंद बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, जब ये बूंद बनता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि हल्का हल्का छोटा छोटा कण होता है, ये छोटा छोटा कण होता है। और छोटा छोटा कण मिलने के बाद, छोटा छोटा पानी के कण मिलने के बाद एक बूंद का रूप पकड़ लेता है, एक बूंद का रूप पकड़ लेता है, ऐसे नीचे की तरफ गिरता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके अंदर आकर्षण नहीं होता तो ये बूंद बन के नीचे नहीं गिरता। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा है, तो वही कह रहा है कि सबसे किसमें होता है, कम गैस में होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं, हाँ, अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट पर। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, अगला पॉइंट क्या है, समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। पदार्थ की अवस्थाएं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिया है, इस तरह से आप लिख लीजिए। हाँ, आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है, 5, ठीक है ना। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, फिर दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, और चौथा होता है आपका प्लाज्मा, और 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने जो कि 3 ही रूप दिया होगा, 3 रूप को पढ़ना, लेकिन एक जो कि आपको 2 रूप, आपको जो उसके पार्ट होते हैं उसको भी पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और नॉलेज इसमें आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 के बदले जो ठोस द्रव गैस होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की जो कि हम 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिएगा और आगे की तरफ चलते देखते हैं पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसको समझते जाना है, ठीक है ना, इसको समझते जाना है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। तो आप वननेस लर्निंग क्लासेस पे जो कि आके इसको जो कि सर्च कर सकते हो और शेयर करना जरूर भूलिएगा। यहाँ पर जो कि 2 भाग इसमें अलग अलग है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 भाग हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 5 भाग के बारे में बताया गया है। आइए, ठीक है, इसको 3 भाग में पढ़ना, ठोस द्रव गैस के बारे में। इसके 3 भाग होते हैं, इसको आराम से बच्चे इसको लिख लेना है। आप पॉज करके जो है वीडियो को आप लिख लीजिएगा, आपका बहुत बेस्ट इसमें है। ये तो अभी आरंभ क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी आरंभ क्लास है। इसके बाद अब शुरुआत होने वाला है, तो जो 3D मॉडल के हिसाब से एकदम जबरदस्त तैयार होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं ठोस में। ठोस में क्या होती है, क्वालिटी पढ़ेंगे। ठोस का क्या नियम होता है, ठोस के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो होता है, निश्चित इसका आकार होता है।
आकार इसका क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है ना। जितने भी कठोर पदार्थ होते हैं, जितने मजबूत पदार्थ होते हैं, जितने स्ट्रांग पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, निश्चित आकार के होते हैं, ठीक है ना। जितनी भी चीजें, लोटा, ग्लास, जितना भी देख सकते हैं, टेबल है, मेज है, सब निश्चित आकार के होंगे। इसके बाद तीसरा इसमें जो अगला पॉइंट दूसरा दिया, निश्चित बीमाएं होती हैं, उनकी बीमाएं जो होती है ये सब निश्चित होगी। जो बीमाएं होती है उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग जो है कि समान रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद कठोर जो यहाँ पर होता है, देखते हैं कठोर होते हैं, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जैसे लोहे का छड़ है या तो हम कोई पत्थर भी ले लेते हैं तो उसका भी जो है क्या होता है, मजबूत होता है। और चौथा यहाँ पर पॉइंट दिया है असंपीडय। इसी ये असंपीडय, असंपीडय का मतलब जैसे नहीं कहते, संपीडय का मतलब है किसी चीजों को जैसे प्रेस करके दबा के हम रखते हैं ना, दबा कर रखते हैं। जैसे गैस है तो गैस को क्या कहते हैं, संपीडित है ना, संपीडित होती है, तो उसको हम दबा कर रखते हैं किसी भी पॉट में या तो मान लीजिए सिलेंडर में। इसके बाद यहाँ पर ये निश्चित आयतन का होता है। ये क्या होता है, निश्चित आयतन का होता है। इसका आयतन निश्चित होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगी, बराबर होगी। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे मेज और ईंट एग्जाम्पल आपका दिया है, ये मेज और ईंट है, ठीक है ना। ये क्या है, मेज और ईंट है, तो देखिए ये क्या हो, इसका निश्चित आकार है मेज का, ईंट का भी निश्चित आकार होगा। फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर देख रहे थे दूसरा पॉइंट, निश्चित बीमाएं होगी। जो बीमा उसकी होती है, वो बीमा जो कि लेबल जो बना होता है, जिस तरह से लेबल बना होता है तो वो बराबर होगी। इसके बाद कठोर होता है, स्ट्रांग होता है ये। फिर इसके बाद निश्चित आयतन उसका होता है, वो असंपीडय होता है, मतलब उसको प्रेस करते हैं, जैसे गैस को हम क्या करते हैं, सिलेंडर में बंद करके रखते हैं, प्रेस करके दबा कर रखते हैं, तो इस तरह से ये असंपीडय होती है, ठीक है ना। तो असिंपीडय होती है। तो यहाँ पर मेज और ईंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरा हम पॉइंट देख लेते हैं, द्रव में क्या होता है। द्रव की पहली क्वालिटी होती है अनिश्चित आकार। देखिए ये इसका निश्चित, तो इसका अनिश्चित आकार होता है। इसका आकार अनिश्चित रहेगा। जैसे कहने का मतलब अनिश्चित आकार कैसे रहेगा, जैसे किसी बर्तन में हम रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हो तो उसी का वो रूप पकड़ लेता है। मान लीजिए कि बोतल में रख दिया तो बोतल का रूप पकड़ लिया, ग्लास में रख दिया तो ग्लास का रूप पकड़ लेता है, लोटे में रख दिया तो लोटे का, बाल्टी में रखते तो बाल्टी का, ड्रम में रखते तो ड्रम का। मेरे प्यारे बच्चों जहां पर उसको रखे वहां उसका रूप पकड़ लेता है, ठीक है। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो है अनिश्चित बीमाएं होती है, इसकी बीमाएं निश्चित नहीं होती है, ठीक ना। इसकी अनिश्चित बीमाएं होती है। ये जो है कि अपना स्वरूप बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद इसमें बहाव होता है, बहाव, इसमें क्या होता है, बहाव होता है। ये कम संपीडय होती है। ये क्या होती है, कम संपीडय, और इसका निश्चित आयतन होता है। इसका आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे पानी और दूध है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि नीचे पानी को गिरा दें तो बहाव की तरफ बहने लगता है। इसकी अनिश्चित बीमाएं जो है, बीमाएं अनिश्चित का मतलब होता है बर्तन के जिस रूप में इसको रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें जो है कि क्या होती है, उसकी जैसे उसका बीमा जो होती है, उसमें बीमा, ठीक है ना, उसमें कम उसको प्रेस करके रखा जाता है। इसमें अनिश्चित बीमाएं होती है, ठीक है ना। ये कम बीमा उसके लिए होती है। जो कह रहा है बहाव जो होता है, तो बहाव का मतलब आगे की तरफ होता है, चारों ओर फैल के, वो जिधर से उसका रास्ते मिलते हैं उधर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। पानी को जैसे नीचे गिराते हैं, पानी को जैसे नीचे गिराते हैं धरती पर, तो पानी चारों ओर बहने लगता है। इसके बाद यहाँ पर निश्चित आयतन होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है क्या होती है, ये निश्चित होता है। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन में रह जाएगा। कहने का मतलब उसका आयतन जो है उसी का, उसमें वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कवर कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। इसमें भी निश्चित आयतन, सेम क्या होता है पहले दूसरे में, इसमें निश्चित आकार तो इसमें अनिश्चित आकार, इसमें निश्चित बीमा है तो इसमें अनिश्चित बीमा है। अब इसमें क्या होता है, कठोर होता है, बहाव होता है, भाई भाव होता है क्योंकि बहता है वो। इसके बाद असंपीडय, तो इसमें कम संपीडय हो जाएगा। इसमें असंपीडय हुआ तो उसमें कम संपीडय, और इसमें निश्चित आयतन तो इसमें भी निश्चित आयतन, और दोनों बराबर होता है। तो आइए तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं क्या होता है कि इसमें अनिश्चित आकार होता है। इसमें अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित बीमाएं होती हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम गैस को किसी सिलेंडर में रखते हैं तो उसका अनिश्चित जो है कि बीमाएं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि चारों तरफ कोने कोने जो चारों तरफ जो है कि पूरी तरह से क्या होता है, जब प्रेस करके उसको जब कंप्रेस करके रखते हैं, कंप्रेस करके दबा कर रखा है, तो चारों ओर बीमाएं उसकी क्या होती है, बराबर। ये जो कि अनिश्चित बीमाओं के हिसाब में जो कि चारों ओर वो, जैसे कोई भी गैस रिलीज होती है, गैस यदि निकलने लगता है तो चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाती है। ये भी बहाव इसका होता है। फिर ये अधिक संपीडय होती है। संपीडय करके नहीं रखेंगे ना किसी पॉट में, किसी बर्तन में, किसी ये वॉल्यूम में, तो याद रखिएगा वॉल्यूम में संपीडय करके नहीं रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से निकल कर गैस इसकी क्या होती है, बाहर होती है। जैसे कभी कभी कोई गैस लीक हो जाती है, तो गैस लीक होने के बाद चारों ओर बहने लगता है, ठीक है ना, वो चारों ओर फैल जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो अधिक संपीडय होती है, अधिक संपीडय करके उसको रखा जाता है। इसका अनिश्चित जो है कि आयतन होता है। आयतन कैसा अनिश्चित होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ऑक्सीजन है और मीथेन है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गैसों के बीच हमने क्या देख लिया, ठोस द्रव में क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या क्या गुण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको बता दे, देखिए इनके गैस के जो है कि ये द्रव के जो है कि थोड़ा सा जो पार्टिकल होते हैं इधर उधर हैं, और गैस के पार्टिकल तो एकदम पूरे क्या है, इधर उधर एकदम फ्री है, ठीक है ना, इसके फ्री है। मतलब क्या होता है, इसमें ठोस में क्या होता है, आपका निश्चित आकार होता है, द्रव में निश्चित आकार नहीं होता है, और जो है गैस में तो एकदम आकार ही नहीं होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा निश्चित बीमारी होती है, अनिश्चित बीमारी होती है। अनिश्चित बीमारी होती है, ये कठोर होता है, ये बहाव होता है, ये भी दोनों बहाव में होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ असंपीडय है, ये कम संपीडय है, ये अधिक संपीडय है, ठीक है ना।
इसके बाद निश्चित आयतन, इसका भी निश्चित आयतन होता है, उसका अनिश्चित आयतन होता है। तो ये पॉइंट आपने लिख चुके होंगे। ये आई होप आपको मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ठीक ना। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं क्या है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो है कि सारे पॉइंट को आप जो है कि नोट करते चलिएगा, जिससे कि आपको जो है कि आगे समझने में जो है कि बहुत आसानी हो, ठीक है ना। इसको आगे की तरफ हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा क्या होता है कि कुछ चीज़ों क्वालिटी, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि तापमान में बदलाव करके पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं, उसको परिवर्तित कैसे करते हैं, पॉइंट को लोग लिख लीजिएगा। मैं कुछ देर के लिए जो है कि आपको यहाँ पर जो स्पेस दे रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ जिसमें आपको लिखने में आसानी हो जाए। आप कुछ देर के समय में लिख लीजिए इसको पॉज करके, और फिर इसके बाद समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे तापमान में बदलाव करके, ठीक है। यहाँ पे तापमान में बदलाव करके हम क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको बदल सकते हैं। देखिए जैसे तापमान में बदलाव कैसे करके हम चेंज करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ठोस जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये बर्फ है, ये एग्जाम्पल की तरफ हम समझ जाते हैं कि ये बर्फ है। एग्जाम्पल की तरफ में बर्फ लेते हैं, और बर्फ लेने के बाद क्या हो जाता है कि जब उसका तापमान ये 0 डिग्री पर क्या होता है कि बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो यदि माने 0 डिग्री से उसको कम करते जाए, माइनस में नहीं, 0 डिग्री से जैसे मान लें कि इसके बाद उसका जो तापमान जो होता है 99 है, 35 है, 45 है, यदि 45 है, 35 है, ठीक है ना, 35% हो जाए, ठीक है ना तापमान, तो फिर क्या हो जाता है कि यही ठोस क्या हो जाता है, यही ठोस जो होता है ये पानी के रूप में बदल जाता है। यही ठोस क्या हो जाएगा, ये पानी के रूप में बदल जाएगा। तापमान बदलेगा कि नहीं, बदल गया। पहले 0 डिग्री था, 0 डिग्री से हम किस पे ला दिया, 45 डिग्री पर, 35 डिग्री पर, ठीक है ना, या हमने उसको 99 डिग्री पर या 98 डिग्री पर उसको मैंने क्या किया, तापमान पर रख दिया, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझ जाए, उसको जब हम क्या करते हैं 98 डिग्री पर रख दिया, 45 डिग्री पर रख दिया, तो क्या हो जाता है, वो बर्फ से धीरे धीरे पानी में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं, फिर तापमान हम बदल देते हैं। अब इसी पानी को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। इसी पानी को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है ना। गर्म करके मतलब इसका तापमान और बढ़ा देते हैं। मतलब ये 90 से जो है कि 90 से जो क्या करते हैं, उसका जो है ये हीट करके जो है उसका तापमान और बढ़ा देते हैं। हाँ, जैसे 97 98 96 है, उससे ज़्यादा 113 115 है, ठीक है ना। यदि बढ़ा देते हैं तो उसको जब गर्म करते हैं तो हीट करने के बाद ये किस में बदल जाता है, ये वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वाष्प या गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में। गैस का मतलब देखते हैं सर से, जब भाप को आप पानी सुबह गर्म करते हैं तो ये भाप जो भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब तापमान बदला गया है, 0 डिग्री सेल्सियस से जब कम हुआ, 45 डिग्री हुआ है, ठीक है ना, 44 डिग्री हुआ, तो ये क्या हो गया, बर्फ से पानी बन गया है। और फिर पानी को हमने हीट कर दिया खूब, उसका तापमान फिर बदल दिया, तापमान हैवी कर दिया, तो इसके बाद गर्म जब कर दिया तो वो जो है कि किसके भाप के रूप में या गैस के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब तापमान में बदलाव हुआ तो बर्फ से पानी बना है, पानी से जब उसको ज्यादा हम गर्म कर दिया तो किसमें बदल गया, वो गैस में बदल गया है, पानी से गैस में बदल गया। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पहले वो बर्फ था, बर्फ को जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको जब उसका फ्रीज किया गया था तो वो ठोस में बदल गया था। लेकिन जब उसको हमने क्या किया, तापमान जब बढ़ाया तो गर्म किया, तो गर्म किया मतलब तापमान उसको बढ़ाया तो फिर जल के रूप में कन्वर्ट हो गया। और जब उसको खूब गर्म किया हूं तो गर्म के रूप में, गर्म में तापमान भी बदलता है, ठोस में तापमान बदला है, ठीक है ना। उसके बाद इसको जो कि हमने क्या किया, उसका गर्म किया, वो किया नॉर्मल में छोड़ दिया, नॉर्मल हमारे जो है कि परिवेश में छोड़ देते हैं तो बर्फ धीरे धीरे पिघल कर पानी बन जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसके बाद जब पानी को पूरा गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद भाप के रूप में बदल जाता है, गैस के रूप में बदल जाए। तो बर्फ से फिर पानी हो गया, पानी से गर्म, पानी से भाप बदल गया। तो कहने का मतलब ये तापमान बदल के भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम लोग दाब में बदलाव करके भी कर सकते हैं। इसमें दाब में बदलाव करके भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका दाब जो बदलता है ना, तभी ये ठोस से द्रव में, ठीक है ना, जब दाब बदलता है तो ठोस से द्रव में, द्रव से ये गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा, जब हम दाब में बदलाव करते हैं तो ये ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदल जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको समझा होगा। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम समझे। अब आगे तरफ थोड़ा देख लेते हैं क्या है आगे की तरफ। यहाँ पर आगे तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आगे ये पॉइंट को, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं आराम से। हम आपको थोड़े से इसमें जो है कि कुछ समय के लिए आपको एक छोटा सा वो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, जिसमें आपको लिखने में ये पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप समझेंगे यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर आप समझा जाएगा। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि तापमान के परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है।
तापमान के परिवर्तन का प्रभाव पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे इसको। अब इसके बाद समझेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तापमान में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। ये तापमान में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर गलनांक बिंदु एक होती है, ठीक है ना, गलनांक बिंदु होती है। दूसरा जो क्वथनांक बिंदु होता है। तीसरा ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण विधि होती है। तो इनको हम समझते चलते है क्या, ठीक है ना। ये जबरदस्त पॉइंट है, आइए समझते हैं। तो पहला गलनांक बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। गलनांक बिंदु क्या है, तो गलनांक बिंदु जो है कि हम यहाँ पे देखेंगे गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये कह रहे गलनांक बिंदु किसी ठोस का वह तापमान, क्या बोला है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है कि किसी ठोस का वह तापमान, जो ठोस होता है उसका तापमान कितने पर ठोस होता है। जैसे बर्फ है, पहले पानी था तो पानी कितने